हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन सागर में बाय डीके में। तो लुसेंट्स बिहार सामान्य ज्ञान हम लोग कर रहे हैं। तो इसका पार्ट जो है सो हम पिछला पिछला वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है सीरियल बाय सीरियल, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। और सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हेल्पफुल है। आप लोग इसका अभ्यास प्रश्न अटेम्प्ट करते होंगे तो पता चल रहा होगा जिसका अभ्यास प्रश्न का लेवल कितना अच्छा है। तो और लुसेंट्स अपने आप में ब्रांड है, आप लोग को पता ही होगा, और कितना अच्छा महत्वपूर्ण बुक है जो सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होता है। तो बिहार सामान्य ज्ञान के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसका भाग हम पिछला वीडियो में कर चुके हैं। तो चलिए एक बार हम विषय सूची देख लेते हैं जिसका भाग हम कहाँ तक कर चुके हैं। तो हम पिछला वीडियो में बिहार का संक्षिप्त परिचय यानी कि बिहार के बारे में कुछ परिचय दिया गया था संक्षिप्त में, वो कर लिए हैं। बिहार का इतिहास हम लोग भी कर चुके हैं। बिहार का इतिहास में जो इतना सारे टॉपिक हैं वो भी हम कवर किए हैं, क्लियर कर चुके हैं। हम लोग का जो है वो बिहार की राज व्यवस्था ये भी कर ली हैं। इसका ये सब टॉपिक जो है सो ये भी कर चुके हैं हम लोग। तो हम लोग जो अभी कर रहे हैं वर्तमान में वो बिहार का भूगोल कर रहे हैं। बिहार का भूगोल के में जो हम लोग है तो बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसका पार्ट 1 भाग 2 भाग 3 करके हम ऐसे करके पढ़ेंगे। तो बिहार का भौगोलिक स्थिति पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक विभाजन, ये सब एक एक करके क्लियर करेंगे। तो बिहार का भूगोल हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग को कहाँ से पढ़ना है। तो आज हम लोग को पढ़ना है बिहार का विशाल मैदान। बिहार का विशाल का मैदान से पढ़ना है आज हम लोग को। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार का विशाल, यह बिहार का जो विशाल मैदान है यह 90,650 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, यानी कि फैला हुआ है। विस्तृत मतलब फैला हुआ है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 96% है। बिहार का विशाल मैदान जो है सो लगभग 90,650 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जो बिहार के अगर कुल क्षेत्रफल की बात किया जाए, बिहार का कुल क्षेत्रफल का, तो वो 96% है। 96%। तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। और भारत का कितना है? तो 32,87,263 किलोमीटर। तो 2 में से 1 को घटा देंगे तो 1 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। तो 1 को घटाएंगे, इतना वाला याद रखिएगा, तो बिहार का भी निकल जाएगा और भारत का भी। तो 32,87,263 किलोमीटर भारत का, 94,163 किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है। चलिए, तो 96% जो है सो बिहार का कुल क्षेत्रफल का मैदानी भाग है। उत्तर पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पठार प्रदेश के बीच फैला बिहार का विशाल मैदान है। उत्तर पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पठारी प्रदेश के बीच फैला बिहार का विशाल मैदान है। नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से, यानी कि नदियों द्वारा बहाकर लाया गया जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, जिसका पश्चिमी सीमावर्ती भाग में कहीं कहीं चूने के कंकर का ऊपरी सतह के निकट जमाव पाया जाता है, यानी कि जमा हुआ है। गंगा नदी के दक्षिण भाग में सपाट यानी कि एकदम प्लेन मैदान है, और इस मैदान में चौड़ की तरह की निचली भूमि पाई जाती है, जिसे टाल या ताल कहते हैं। जो नीचे वाला भूमि जो पाया जाता है उसको टाल या ताल कहते हैं। तो वर्षा ऋतु में यानी कि वर्षा के समय में यह टाल जो है क्षेत्र जलमग्न यानी कि जल से भर जाता है। नीचा है तो वास्तविकता है, जो जहाँ नीचा भूमि रहेगा तो वर्षा क्षेत्र में पानी वहीं जाके जमा हो जाएगा। आगे है गंगा के मैदानी क्षेत्र का ढाल सर्वत्र एक समान एवं धीमा है। गंगा के मैदानी क्षेत्र का जो ढाल है वो सर्वत्र एक समान है, यानी कि बराबर है, धीमा है, जो 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। जो 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 60 मीटर है। तो पिछला वीडियो में हम डिफाइन किए हुए हैं अच्छा से। समुद्र तल किसको बोलते हैं? मान कर चलिए ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है। तो यह समुद्र में जो जितना ऊपर पानी होगा, और पानी के ऊपर से किसी भी चीज को मापा जाता है या नापा जाता है, ठीक है। समुद्र के पानी यानी कि
मान के चलिए ये समुद्र है, इसमें पानी है, तो पानी के ऊपर से किसी भी चीज को नापा जाता है, क्योंकि जमीन तो उबड़ खाबड़ ऊंच नीच हो सकता है, लेकिन जमीन उबड़ खाबड़ होने के बावजूद यानी बाद भी पानी जो है जो एक समान यानी कि बराबर आता है पूरे समुद्र में, या कहीं भी चौड़ या तालाब किसी को देख लीजिए, तो पोखर या तालाब, पानी का जो लेवल होता है ऊपर जो बराबर होता है, तो इसीलिए किसी भी चीज को मापा जाता है तो पानी के ऊपरी सतह से, तो देखिएगा समुद्र तल, तो तल बोलते हैं, तल मतलब नीचा नहीं समझ लीजिएगा, तल मतलब होता है ऊपर, ठीक है, पानी के ऊपर से नापा जाता है। तो की समुद्र की औसत ऊंचाई जो है 160 मीटर से 120 मीटर के बीच है। हालांकि इसकी औसत गहराई, अब गहराई की बात किया जा रहा है, तो गहराई जो है 1000 मीटर से 1500 मीटर के मध्य यानी बीच है, परंतु कहीं कहीं इससे अधिक भी और ज़्यादा भी है। आगे है, संपूर्ण राज्य को यानी कि पूरे राज्य के मुख्यतः दो भू आकृतियों प्रदेशों में बांटा जा सकता है। अगर पूरा बिहार को बात किया जाए तो दो मुख्य आकृतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है, या फिर यह भी कह सकते हैं कि गंगा नदी इस मैदान के दो भागों में बांटती है। पहला है गंगा का उत्तरी मैदान और गंगा का दक्षिणी मैदान, बिहार को दो भागों में बांटती है। पहला है गंगा का उत्तरी मैदान। गंगा का उत्तरी मैदान गंगा के उत्तर में स्थित यानी कि गंगा के उत्तर भाग में स्थित है। बिहार का उत्तरी मैदान जो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती एवं कोसी नदियों के बहने का क्षेत्र है। तो बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। आगे है, इन नदियों ने इस प्रदेश को अनेक दोआबों में वर्गीकृत यानी कि बांटा है, जैसे घाघरा गंडक दोआब, कोसी गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। इन नदियों ने इस प्रदेश को अनेक दोआबों में वर्गित किया है। घाघरा गंडक दोआब है, गंडक कोसी दोआब है और कोसी महानंदा दोआब है। ये 3 भागों में वर्गीकृत किया है दोआब। आगे है बिहार का मैदानी समतल। बिहार का यह उत्तर बिहार का यह मैदानी समतल मूलतः एकरूपी होने के बावजूद यहाँ की प्रवाह प्रणाली के कारण स्थानीय भिन्नता रखता है। उत्तरी गंगा मैदान में गंगा नदी पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है। उत्तरी गंगा मैदान में गंगा नदी पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित यानी कि बहता है पश्चिम से पूरब की ओर। तो जियोग्राफी में ऊपर होता है साउथ यानी कि दक्षिण, नीचे होता है ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। ये होता है पूरब, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पश्चिम। तो कहता है कि गंगा नदी जो है, गंगा नदी का मैदान पश्चिम से पूरब की ओर, मतलब पश्चिम से यानी कि इधर से इधर की ओर बहता है। बिहार में पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित बहता है। बिहार की राजधानी पटना के उत्तर में गंगा नदी से गंडक नदी मिलती है। बिहार की राजधानी जो है पटना, वहाँ उत्तर साइड में गंगा नदी जो गंडक नदी से मिलता है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार की बॉर्डर पर घाघरा नदी मिलता है। इम्पोर्टेंट हो जाता है ये लाइन। गंगा नदी से बूढ़ी गंडक, बागमती और कोसी नदियां मिलती है। गंगा नदी से बूढ़ी गंडक और बागमती और कोसी नदियां हैं जो बिहार में मिलती है। यह भूभाग गंगा के उत्तरी तराई के 56,980 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह भूभाग गंगा के उत्तरी तराई के 56,980 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो राज्य के 32.77 यानी कि 32.77% क्षेत्र पर विस्तृत यानी फैला हुआ है। यह एक समतल मैदान है और जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। इस भूभाग का ढाल उत्तर से दक्षिण को मंद यानी कि धीमा पड़ जाता है और उत्तर से पश्चिम, दक्षिण पश्चिम को अत्यंत मंद होता चला गया, मतलब और धीमा होता चला गया। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 66 मीटर है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 66 मीटर। मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणी के अवशेष रूप में कुछ पहाड़ियां जो है तो स्थित है।
मैदान के उत्तरी पश्चिमी भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणी के अवशेष रूप में कुछ पहाड़ियां स्थित है। राज्य की उत्तरी सीमा के साथ साथ लगभग 60 किलोमीटर तक का सोमेश्वर पर्वत श्रेणियां फैली हुई है। मैदान के उत्तरी पश्चिमी भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणी के अवशेष यानी कि कुछ भाग जो है स्वरूप में पहाड़ियों में स्थित है। राज्य की उत्तर सीमा में यानी कि उत्तर की तरफ इसके बॉर्डर के साथ साथ लगभग 60 किलोमीटर तक सोमेश्वर पर्वत श्रेणियां फैली हुई है। शिवालिक पर्वत श्रेणियों में रामनगर दून की पहाड़ियां विस्तृत है। रामनगर दून की पहाड़ियां 32 किलोमीटर लंबी और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है तथा यह हरहा की घाटी है जो 22 किलोमीटर लंबी है। शिवालिक पर्वत श्रेणियों में रामनगर दून की पहाड़ियां जो है सो विस्तृत यानी फैला है। रामनगर दून की पहाड़ियां 32 किलोमीटर लंबी और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा है, यानी विस्तृत में फैला हुआ है, चौड़ाई में फैला हुआ है। यही हरहा की घाटी है जो 22 किलोमीटर लंबी है। इस घाटी के उत्तर में सोमेश्वर की 800 से 2800 फीट ऊंचाई वाली पहाड़ियां स्थित है। इसी घाटी के उत्तर में सोमेश्वर की 800 से 2800 फीट ऊंचाई वाली पहाड़ियां स्थित है। गंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र में बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति के रूप में राज्य में स्थान स्थान पर दियारा भूमि दिखाई पड़ती है। गंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र में यानी कि गंगा नदी के बहाव के क्षेत्र में बाढ़ के क्षेत्र विशेष आकृति के रूप में यानी कि विशेष आकार के रूप में स्थान स्थान पर दियारा भूमि दिखाई पड़ता है। नदी के धाराओं के कारण बने दियारा भूमि चौड़ व क्षारण या विशिष्ट भू आकृतियों यानी भोजपुर, बक्सर, चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मुंगेर, दरभंगा, पूर्णिया और वह सहरसा में प्रायः मिलते हैं। ये सब इस मैदान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो ये मैदान की क्या क्या चीज निम्नलिखित विशेषताएं हैं तो वो पढ़ते हैं। यह जलोढ़ पंखी क्षेत्र है जहां से नदियां मुड़कर अपना प्रवाह पथ यानी कि बहने का जो है सो रास्ता बदल लेती है। दूसरा बात है गंगा के उत्तरी मैदान व दक्षिणी मैदान का सीमावर्ती भाग अपेक्षाकृत ऊंचा है। इन उच्च भूमियों की संख्या जो है सो पश्चिम से अधिक है। ऑप्शन सी में है इस मैदान के पश्चिमी चंपारण जिले में पहाड़ियों के सीमावर्ती भाग में नम यानी कि कम तराई क्षेत्र है। इस मैदान के उत्तर में दलदल भूमि की लंबी पेटी है। इस मैदान के उत्तर में दलदल भूमि की लंबी पेटी है जिसके मध्य या जिसके बीच नदी घाटियां तथा कुछ भूमियां विद्यमान हैं। दलदल युक्त उत्तरी विस्तृत पेटी के नीचे विस्तृत यानी कि फैला निम्न भूमि का यानी कि कम भूमि का क्षेत्र है जहां दलदल झीलें बाहुल्य है। उपयुक्त आधारों पर गंगा के उत्तरी मैदान के चारों भागों में बांटा जा सकता है। उपयुक्त के आधार पर यानी कि इसके आधार पर गंगा के उत्तरी मैदानों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है भांवर, तराई एवं उपतराई क्षेत्र, दूसरा है भांगर या बांगर भूमि तथा तीसरा है खादर भूमि, चौथा है चौड़ एवं मन। भावर, तराई एवं उपतराई क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। तराई क्षेत्र शिवालिक पर्वत श्रृंखला के नीचे पश्चिम से पूर्व की ओर एक संकीर्ण पट्टी के रूप में विस्तृत यानी फैला है। यह एक सपाट आर्द्र क्षेत्र है। तराई क्षेत्र से ठीक सटे दक्षिण उपतराई प्रदेश पाया जाता है। तराई क्षेत्र से ठीक सटे दक्षिण उपप्रदेश पाया जाता है। उपतराई प्रदेश की ऊंचाई तराई के क्षेत्र से कम है। यह एक दलदली क्षेत्र है। तराई क्षेत्र को भावर क्षेत्र भी कहते हैं। यह सोमेश्वर पहाड़ी के तराई में 10 से 12 किलोमीटर चौड़ा कंकर बालू का निक्षेप है। अगला है दूसरा भांगर या बांगर भूमि, दोनों नाम इसी का है। भांगर भूमि के अंतर्गत यानी कि भांगर जमीन के अंतर्गत प्राकृतिक बांध तथा दुआब मैदान के क्षेत्र आते हैं। ये आसपास के क्षेत्र से 7.8 मीटर ऊंचे दिखते हैं यानी कि 7.8 मीटर ऊंचे दिखते हैं। भांगर पुरान जलोढ़ होते हैं। भांगर जो होता है सो पुरान जलोढ़ होते हैं।
पुराने जलोढ़ यानी कि भांगर एवं नए जलोढ़ खादर। पुराने जलोढ़ को भांगर कहते हैं और नए जलोढ़ को खादर कहते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुराने जलोढ़ को इनमें से क्या कहते हैं या नए जलोढ़ को इनमें से क्या कहते हैं। तो पुराने जलोढ़ को भांगर कहते हैं और नए जलोढ़ को खादर कहते हैं। खादर के बीच में एक मध्यवर्ती ढाल मिलता है, यानी कि पुराने जलोढ़ या एवं नए जलोढ़ के बीच में मध्यवर्ती यानी कि बीच में ढाल मिलता है जो बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। अगला है थर्ड यानी कि तीसरा खादर भूमि। तो खादर भूमि के बारे में पढ़ते हैं। अगर ये दोस्तों वीडियो आप लोग का अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और एक कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलिएगा। और पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारे सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम का, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। खादर भूमि। खादर भूमि नवीन जलोढ़ का विस्तृत क्षेत्र है, यानी कि खादर भूमि है जो नवीन जलोढ़ का विस्तृत यानी फैला क्षेत्र है। इसका विस्तार गंडक नदी और कोसी नदी के बीच है। इसका जो फैलाव है, फैला हुआ है, यह गंडक नदी और कोसी नदी के बीच में स्थित। यह क्षेत्र लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ़ से प्रभावित रहता है। यह जो क्षेत्र है खादर भूमि, यह बाढ़ से यानी कि दाहड़ जिसे बोलते हैं उससे प्रभावित रहता है, नुकसान रहता है, तहस नहस होकर रहता है। यह भूमि काफ़ी उपजाऊ होता है। यहाँ मतलब जो ये क्षेत्र है खादर भूमि, यह काफ़ी उपजाऊ होता है। यहाँ पर काफ़ी सारे मोटे के तौर पर अनाज उपजते हैं। जिन नदियों में बाढ़ प्रत्येक वर्ष आती है उन नदियों के किनारे यानी कि कात में, जैसे बोलते हैं कात में खादर भूमि का मैदान विकसित होता है। जिन नदियों में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है उन नदियों के किनारे खादर भूमि का मैदान विकसित हो जाता है। आगे है चौर एवं मौन किसे कहते हैं। तो जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, देहात से, वो चौर समझते होंगे अच्छा पूर्वक। तो चलिए जो भी ना समझते हैं उसका डिफिनीशन से पढ़ते हैं, अगर समझ में आ जाए तो आ जाए, मेरा कोशिश रहेगा समझाने का। तो उत्तरी गंगा मैदान के निम्न भूमि यानी कि कम भूमि यानी कि छोटा भूमि जो वर्षा के समय में पानी से भरा रहता है। उत्तरी गंगा मैदान के निम्न भूमि, कम भूमि, ये कम जमीन जो वर्षा के समय में से ही पानी से भर जाता है, यानी कि छोटा सा जगह जो पानी से भरा रहता है उसे चौड़ कहते हैं। समझे? यानी कि जमीन का वह छोटा सा टुकड़ा जहाँ नीचा हो, एकदम नीच रहता हो और थोड़ा पानी यानी वर्षा होने के कारण भर जाता है तो उसको चौड़ कहते हैं। नदियों से बने गोखुर झीलों के रूप में पाई जाने वाली आकृति मन कहलाती। नदियों से बने गोखुर झीलों के रूप में पाई जाने वाली आकृति को मन कहते हैं। आगे है दियारा भूमि किसे कहते हैं। गंगा के प्रवाह यानी कि गंगा के बहने के क्षेत्र में स्थान स्थान पर यानी कि जगह जगह पर दियारा भूमि दृष्टिगोचर होती है। यह बाढ़ क्षेत्र के एक विशेष आकृति है। सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया और सहरसा में नदी धाराओं के कारण बने दियारा और चौड़ छारण नामक विशिष्ट भू आकृतियां विद्यमान है। अगला है गंगा का दक्षिणी मैदान। गंगा नदी के दक्षिण तट से यानी कि गंगा नदी के दक्षिण किनारा से झारखंड के छोटा नागपुर पठार का एक फैला बिहार का भाग भी समतल है, परंतु कहीं कहीं बाह्य यानी कि बाहर स्थित पहाड़ियां इसकी एकरूपता के भंग करती है। इनमें गया 266 मीटर, राजगीर 466 मीटर, खड़गपुर 510 मीटर और गिरियक और बराबर की पहाड़ियां मुख्य है। यह भूभाग दक्षिणी बिहार के लगभग 33,670 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह पश्चिम और मध्य यानी कि बीच में अधिक चौड़ा एवं पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों के निकट जो है सो संकीर्ण हो गया है, यानी कि पतला हो गया। इस भूभाग में अनेक छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जो मैदानी भाग के कृषि क्षेत्र में बीच बीच में स्थित है। यह मैदान राज्य के 19.36% क्षेत्र पर विस्तृत है, यानी कि 19.36% क्षेत्र पर फैला है। इस मैदान की प्रमुख नदियां सोन, कर्मनाशा, पुनपुन और फाल्गु व उनकी सहायक नदियां हैं।
मैदानी भाग में स्थान यानी जगह जगह पर पहाड़ियाँ और टेकरियाँ फैली हैं, जिनमें गया जिले के बराबर रामशिला, प्रेतशिला एवं जेठियन पहाड़ियाँ, राजगीर और गिरियक की पहाड़ियों या बिहार शरीफ को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो आप लोग वीडियो पिछला नहीं देखेंगे तो आप इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो बिहार शरीफ को किस नाम से पहले जाना जाता था, तो इसका पूर्व नाम पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यूस देखते रहिए, एक बार दो बार देखते रहिएगा, इससे आपको रिवाइज होता रहेगा। कि बड़ी पहाड़ियाँ पीर पहाड़ी तथा शेखपुरा और पार्वती की टेकरियाँ महत्वपूर्ण हैं। इस क्षेत्र की कई नदियां गंगा में नहीं मिलकर नदी के समानांतर दक्षिण के उत्तर की ओर बहती है, जिनका राज्य की सिंचाई में महत्वपूर्ण होता है। इनमें से कुछ नदियां जो है सो बिहार में गंगा नदी में नहीं मिलता है और नदी के माध्यम से इधर उधर बहने लगता है, जिससे सिंचाई यानी कि किसी भी फसल को उगाने में मदद मिलता है। अगला है दक्षिण गंगा का मैदान। दक्षिण गंगा का मैदान मुख्यतः छोटा नागपुर के पठार यानी कि झारखंड से गंगा में प्रवाहित होने वाली नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। दक्षिण गंगा का मैदान मुख्यतः छोटा नागपुर के पठार यानी कि झारखंड से गंगा में प्रवाहित यानी कि बहकर होने वाली नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी यानी बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण दक्षिण मैदान का निर्माण होता है। दक्षिण मैदान की औसत ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। दक्षिण मैदान की जो औसत ढाल है सो दक्षिण से उत्तर की ओर ढलान है। इस मैदान का निर्माण पठारी प्रदेश से होकर बहने वाली नदियों के द्वारा लाई गई बलुई मिट्टी से हुआ है। दक्षिण मैदान का बलुई मिट्टी होने के कारण इसमें पानी अधिक सूखता है, अतः सतह पर जल का अभाव और होने पर भी भूमिगत जल अधिक मात्रा में मिलता है। यानी कि ऊपर यहाँ बालू अधिक रहता है तो यहाँ पानी सोख लेता है, लेकिन नीचे पानी रहता है। इस भाग में गंगा प्राकृतिक कगार पर निर्माण करती है। ये प्राकृतिक कगार अपने आसपास की भूमि से ऊंचा रहते हैं, जिसके कारण नदियां गंगा के समानांतर ही प्रवाहित होती यानी कि बहती है। इससे पीनेट प्रवाह प्रणाली का निर्माण होता है। प्राकृतिक कगार के क्षेत्र में जल्ला ढाल का निम्न क्षेत्र यानी छोटा क्षेत्र टाल पाया जाता है। इसका विस्तार यानी कि फैलाव जो है सो पटना से लखीसराय तक है। इसमें बरहिया, मोकामा, फतुहा, बख्तियारपुर, बाढ़ और मोर और सिंघौल का टाल प्रमुख है। टाल क्षेत्र वर्षा ऋतु में जलमग्न रहता है यानी कि जल से भरा हुआ रहता है। गंगा के दक्षिणी मैदान की चौड़ाई पश्चिम से अधिक है। गंगा नदी का जो है मैदान वो दक्षिण की में चौड़ाई पश्चिम में अधिक है, पश्चिम की तरफ, किंतु पूरब में यह धीरे धीरे कम होती है। गंगा के दक्षिणी मैदान को मुख्यतः 3 भाग में बांटा जा सकता है: सोन गंगा दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। ये 3 भाग हैं जो गंगा को मैदान को दक्षिण मुख्यतः 3 भाग में बांटा जा सकता है: सोन गंगा दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। दक्षिण बिहार की नदियां सदावाहिनी सदा नीरा नहीं है। यहाँ ढाल क्षेत्र में खादर के मैदान मिलते हैं। गंगा के दक्षिणी मैदान का निर्माण छोटा नागपुर के पठार से गंगा नदी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के द्वारा लाई गई है। जलोढ़ मिट्टियों से हुआ है। तो छोटा नागपुर कौन स्टेट में पड़ता है अभी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर वीडियो को ध्यानपूर्वक जो देखते हैं स्टूडेंट वो आंसर इसको दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और जिसको पता हुआ वो भी दे सकते हैं। इस मैदान के प्रमुख नदियां सोन, पुनपुन, फाल्गु, क्यूल और मान हैं। गंगा नदी के दक्षिण किनारे के समानांतर फैली ऊंची तटबंध रेखा के कारण पुनपुन, फाल्गु आदि नदियां सीधे गंगा में नहीं मिल पाती है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र से अगले वीडियो में। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और एक कमेंट्स करना नहीं भूलेगा, और इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र से। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।